नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए चुनकर के लेकर के आए हैं। तो विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर के। समझौता कराने का प्रयास लगातार चल रहा है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और उनकी सबसे बड़ी वजह दिख रही है दोनों देश की शर्तें। वास्तव में ये शर्तें ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं है और दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी शर्तों पर ढील देने के लिए राजी नहीं है। हालात ऐसे हो गए हैं कि समझौते की दिशा में कोई भी पक्ष बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और अब मिडिल ईस्ट में जंग के बादल एक बार फिर से फटने की आशंका जताई जा रही है। आज हम आपको इस संबंध में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। दूसरी खबर में आपको बताएंगे अमेरिका और इजराइल ने ईरान में किस तरीके से भारी तबाही मचाई, ईरान के जर्रे जर्रे को दहला दिया है। जहां एक तरफ बारूदी बारिश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का सिलसिला भी चल रहा था। एक तरफ अमेरिका ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर बना रहा है तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से कई बार बयान दे चुके हैं। हालांकि इस बार उन्होंने जो दावा किया वो वाकई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अगर ये सच है तो ये विवाद जल्द ही थम सकता है, लेकिन अगर ये छलावा है तो हो सकता है कि ईरान का गुस्सा भड़क जाए। आज हम आपको अमेरिका के दावे और उनके परिणामों के बारे में बताएंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे अमेरिका और इजराइल में ईरान के जर्रे जर्रे को तो दहला दिया, लेकिन ईरान ने भी जम करके पलटवार किया है, जिससे न केवल अमेरिकी सैन्य बेस को तबाह किया बल्कि इजराइल को बर्बाद करके रख दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद अहम ठिकानों को भी दहला दिया है। इस जंग में ईरान अपनी ही रणनीति पर चलता नजर आ रहा है। उसने अपनी स्ट्रेटजी अपने हालात के हिसाब से डिजाइन की है और पूरी जंग के दौरान वो अपनी रणनीति से कहीं नहीं हिला है, बल्कि उसकी रणनीति अमेरिका और इजराइल के साथ ही मित्र देशों पर भी भारी पड़ रही है। ईरान ने अपने हल्के, सस्ते और यहां तक कि पुराने पड़ चुके हथियारों से हमला किया और अमेरिका के शानदार, महंगे, अत्याधुनिक हथियारों को नाकाम साबित कर दिया है। आज हम आपको ईरान की स्ट्रेटजी और अमेरिका को हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम जानकारी के साथ, जहां हॉर्मुज को लेकर के पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेड बढ़ाने की तैयारी में है यूएस। ये पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेड को आगे और अमेरिका की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। दोबारा हमले करने या पीछे हटने में जोखिम भी है इससे। अगर ये पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स की आप बातें मान लें तो सीधे तौर पर ईरान की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि अभी ईरान इस बात से परेशान है कि जो वहां पर ब्लॉकेड लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, ऐसे में उसे अच्छा खासा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। और अगर इस ब्लॉकेड को और ज्यादा बढ़ाया जाता है तो इसके बाद उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स ये कहती है कि मात्र 12 से 22 दिन का स्टोरेज पावर अब ईरान रखता है। 12 से 22 दिन के बाद उनकी स्टोरेज क्षमता खत्म हो जाएगी और तेल की नदियां बहते हुए नजर आएगी। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई थी, जिनका यह कहना था कि मात्र 3 दिन बचे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स 12 से 22 दिन का दावा करती हैं, लेकिन ये जो नई रिपोर्ट्स आई हैं पश्चिमी मीडिया के हवाले से, वो ये कह रही हैं कि अमेरिका इस ब्लॉकेड को और ज्यादा बढ़ा सकता है। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि आप यहां से ब्लॉकेड हटा लीजिए, हॉर्मुज को छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए, उसके बाद हम बातचीत की टेबल पर आएंगे। लेकिन अमेरिका हॉर्मुज को छोड़ने की बजाय और ज्यादा वहां पर ब्लॉकेड बढ़ाने की तैयारियां कर रहा है। एक और खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि वरिष्ठ अधिकारियों से मुस्तफा ने मुलाकात की है। मानसिक रूप से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं मुस्तफा खामनेई और खुद ही फैसले ले रहे हैं मुस्तफा खामनेई। ये मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से दावा किया गया है। जो ये तमाम दावे पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पश्चिमी मीडिया के हवाले से सामने आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि मुस्तफा खामनेई हमले में चोटिल हुए हैं, उनके हाथ की और पैरों की सर्जरी हुई है, उन्हें अच्छी खासी चोटें आई हैं, इस वजह से वो किसी के भी सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन अभी यही पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मुस्तफा खामनेई ने मुलाकात कर ली है और वो मेंटली एक्टिव नजर आ रहे हैं और तमाम फैसले खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस बात में सच्चाई है तो मुस्तफा खामनेई अपने देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की रणनीति में अपना पूरा सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाओ तब जाकर के अमेरिका से बात करना, हिजबुल्लाह पर हमले बंद करवाओ तब जाकर के अमेरिका से बात करना, और जब ये 2 शर्तें मान ली जाए उसके बाद जाकर के परमाणु हथियारों को लेकर के बात करना। अब ये 2 खबरें हैं कि एक तरफ मुस्तफा खामनेई एक्टिव है,
तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर के पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि इस ब्लॉकेड को अभी और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी ईरान की मुश्किलों में अभी और ज्यादा इजाफा होने वाला है। ईरान अगर ये सोच करके बैठा हुआ है कि उसकी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। अभी आने वाले वक्त में यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ बातचीत के टेबल पर लाने के लिए प्रयास लगातार जारी है कि दोनों देश किसी तरीके से बातचीत कर ले और बातचीत के माध्यम से, कूटनीतिक माध्यम से इस पूरे मुद्दे को सुलझा ले, लेकिन ऐसा लग कतई नहीं रहा है। जिस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से एक बार फिर जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में भारी तबाही हुई। मिडिल ईस्ट के जर्रे जर्रे में जंग की आग के निशान मौजूद हैं। ईरान में तो हर ओर तबाही का मंजर मौजूद है। हालांकि जंग में एक पड़ाव आया, दोनों पक्षों के बीच सीजफायर हुआ और समझौते के प्रयास जारी हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर जंग की आशंका तेज होती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा बने, जबकि ईरान अभी इस पर बात ही नहीं करना चाहता। लिहाजा दोनों पक्षों के बीच सुलह होती फिलहाल नहीं दिख रही। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से जुबानी हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि समझौता नहीं हो पाने की बहुत बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जहां एक और अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, तो वहीं ईरान इस पर राजी होता नहीं दिख रहा। ईरान की तरफ से बातचीत का जो नया प्रस्ताव दिया गया, उसमें भी बात यूरेनियम पर अटकी हुई है। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया था। खबरों के मुताबिक इसे लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान का प्रस्ताव सुनकर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि अमेरिका नाकाबंदी को खत्म करे। इसी के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने स्थायी रूप से युद्ध खत्म करने की बात कही। हालांकि ट्रंप का मानना है कि इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की नीयत ठीक नहीं। खबरों के मुताबिक ईरान ने ऑफर दिया कि अगर अमेरिका नाकाबंदी हटा लेता है तो होर्मुज स्ट्रेट को पहले की तरह खोल दिया जाएगा, लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम को लेकर बिगड़ता नजर आ रहा है। ईरान का कहना है कि बातचीत के दौरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम पर शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए होर्मुज खोला गया तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। लिहाजा दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका का मानना है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है। इसकी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और न ही आने वाले जहाज ओमान की खाड़ी पार कर ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए ईरान में हालात बिगड़ सकते हैं। साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों को आगे रखकर बात करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे तो समझौता कैसे होगा, और अगर समझौता नहीं हुआ तो क्या दुनिया एक बार फिर से अरब जगत में बड़ी तबाही का मंजर देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ईरान ने अमेरिका को जो मांगे भिजवाई हैं, उनके 3 चरण हैं और हर एक चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होगा। ईरान की मांगों के कितने चरण हैं और ये कैसे कैसे उसे कंप्लीट करने यानी अमेरिका को, वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले चरण की हम बात करते हैं, जहां ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध को रोकना होगा। ये उसकी पहली शर्त है। वहीं उसने ये भी कहा कि दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे, इस बात की गारंटी भी ईरान चाहता है। इसके बाद वो दूसरे चरण पर आएगा बातचीत के लिए। ये पहला चरण जैसे ही पूरा होगा, पहले चरण के पूरे होने के बाद दूसरे चरण की बातचीत शुरू होगी। उसके बाद दूसरे चरण की बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट पर चर्चा शुरू होगी। मैनेजमेंट पर चर्चा होगी तभी वो तीसरे चरण पर आएंगे। पहले दोनों चरण पूरे होंगे तब तीसरे दौर की बातचीत शुरू होगी और उसके बाद परमाणु, तीसरे चरण में परमाणु कार्यक्रम पर वो चर्चा करेंगे। तो ये उनके 3 चरण हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप अमेरिका को फॉलो करना होगा और अमेरिका अगर ऐसा नहीं करता है तो ईरान इस बातचीत से पीछे हट जाएगा और एक बार फिर से युद्ध भड़क सकता है। जानकार मानते हैं कि ईरान इंटरनेशनल प्रेशर कम करने के लिए अपना यूरेनियम रूस में ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि पहले भी रूस इस पर बात रख चुका है। रूस परमाणु संपन्न देश भी और उसे एनरिच्ड यूरेनियम रखने का अधिकार भी है। ऐसे में संभव है कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर दे। हालांकि अमेरिका इसके लिए राजी होगा, इसकी उम्मीदें बेहद कम है।
अमेरिका का यह भी कहना है कि ईरानी यूरेनियम या तो IAEA या फिर अमेरिका, दोनों में से कोई एक अपने पास रखे, लेकिन इस पर ईरान बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आता है। अब रूस को ईरान यूरेनियम अपना ट्रांसफर कर सकता है और रूस की तरफ से जब दूसरे दौर की बातचीत इनकी फेल हुई थी पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जब कोई नहीं पहुंचा था, तब भी रशिया की तरफ से ये ऑफर दिया गया था। इंटरनेशनल प्रेशर कम करने के लिए ये ट्रांसफर किया जाएगा 440 किलोग्राम यूरेनियम, जिसे लेकर के ये पूरा युद्ध भड़का हुआ है। एनरिच्ड यूरेनियम के कारण ही ईरान पर लगातार सैंक्शन लगाए गए हैं। यूरेनियम को लेकर के 2 बार ईरान पर हमला हुआ है। जून 2025 में 12 दिन का हमला और उसके बाद 2026 28 फरवरी को एक बार फिर से हमला हुआ। अमेरिका इस पर पहले ही आपत्ति जता चुका है कि आप रशिया को ये ट्रांसफर करें, उससे अच्छा आप IAEA जो इस पूरी संस्था जो कि देखती है कि किसके पास कितना एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे ट्रांसफर करिए या फिर अमेरिका के हवाले करिए। यूएस यूरेनियम पर इसी वजह से अपना अधिकार चाहता है। IAEA या यूएस दोनों में से कोई भी एक यूरेनियम रखे, अमेरिका को इस बात से कोई इनकार नहीं होगा। ईरानी यूरेनियम को लेकर के अमेरिका को डर है कि रूस में परमाणु तैयार ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बुशहर पावर प्लांट ईरान में जो तैयार किया गया था वो रशिया की तरफ से ही तैयार किया गया था और रशिया ने लगातार मदद पहले भी की थी, अभी भी उनकी तरफ से मदद की जा रही। इसीलिए अमेरिका को डर है कि अगर ये 440 किलोग्राम हमने यूरेनियम रशिया को ट्रांसफर करवा भी दिया तो रशिया और ईरान के अच्छे संबंध है और हो सकता है कि ईरान रशिया के साथ मिलकर के उनसे परमाणु हथियार बना ले, जो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। यूरेनियम ट्रांसफर को लेकर के ट्रंप पहले ही आपत्ति जता चुके हैं और कह चुके हैं कि यूरेनियम पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का अधिकार है और अमेरिका ही यूरेनियम को कब्जे में लेगा। ट्रंप को रूस पर भरोसा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान रूस में परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि 2015 में जब ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, उसमें यही था कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर दे और इस तरह का मॉडल पहले ईरान परमाणु समझौता 2015 के दौरान चर्चा में आ गया था। लेकिन ट्रंप उसी समझौते को तोड़ चुके हैं। ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि ओबामा का करार तोड़ दिया तो ठीक किया, नहीं तो ईरान परमाणु हथियार बना लेता। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि ईरान और रशिया के बीच में आखिरकार किन किन बिंदुओं पर और क्या क्या चर्चाएं हुई होंगी और ईरान को इससे क्या क्या हासिल हो सकता है। तो रशिया और ईरान के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ेगा। ये बताया गया कि अगर ये सीक्रेट डील हुई, जैसे कि अभी गए हुए थे अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री ईरान के, जहां पर उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। ड्रोन मिसाइल एयर डिफेंस को लेकर के यहाँ पर डील हुई होगी, ये भी कहा जा रहा है, जब वो अपने इस दौरे पर थे खाली हाथ नहीं आए होंगे। सैंक्शन को बाईपास करके व्यापार पर चर्चा भी संभवतः हुई होगी, क्योंकि रशिया पहले से ही अमेरिका के तमाम सैंक्शन झेल रहा था। उन सब के बीच में उसने वो किया जो दूसरे देश करने के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, यानी कि मुनाफा कमा लिया सैंक्शन के बीच में। डॉलर सिस्टम को खत्म करने के लिए बातचीत भी हो रही है। हर कोई ये चाहता कि रूबल हो या फिर युआन हो, डॉलर को बाईपास करके उस पर शिफ्ट हुआ जाए। ऊर्जा और व्यापार को मजबूत करने पर इस दौरान चर्चा हो सकती है, यह भी बताया गया है। तो ये तमाम चीजें मीटिंग में हुई हैं। तेल, गैस और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर समझौता भी बताया जा रहा है कि हुआ होगा। यहाँ पर यूएस के खिलाफ गठबंधन को लेकर के एक साथ आने की कोशिशें भी लगातार ईरान और रशिया की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि ओमान के साथ भी उन्होंने एक सीक्रेट डील की है, ऐसी भी संभावनाएं बताई जा रही है, लेकिन वो सीक्रेट डील क्या हुई है इसके बारे में कोई भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहा है। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है। हालांकि ईरान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने हैं तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की आखिरकार क्या आवश्यकता है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर आखिरकार कितना रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली उत्पादन को लेकर के। ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है अगर बिजली उन्हें बनानी है। हालांकि कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए 5 से 20% तक संवर्धन स्तर जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम रिसर्च और चिकित्सा की। रिसर्च के लिए 12 से 19.75% तक संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज और मेडिकल इमेजिंग के लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल जरूरी होता है और चिकित्सा के लिए 20% से कम संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम पर्याप्त होता है। अब जब इतने ही की ही आवश्यकता है तो 60% तक उसे एनरिच्ड करके ये कहना कि ये नागरिक आवश्यकताओं के लिए है, ईरान आखिरकार किसे धोखे में रखना चाहता है और अमेरिका को यही बात स्वीकार नहीं है। ईरान ने ऐलान किया कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, जबकि अमेरिका ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोकना चाहता है और इस पूरे विवाद में यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही है। लेकिन आखिर ये यूरेनियम संवर्धन होता कैसे है, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। किस तरीके से ये
एनरिच्ड यूरेनियम बनाते हैं। तो प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटाइप U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के दो आइसोटाइप मिलते हैं, पहला आइसोटाइप U-238 और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में यानी इसमें 99.3% तक U-238 होता है। इससे बम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो इसका दूसरा आइसोटाइप है यानी U-235, U-235, ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में 0.7% U-235 होता है और इससे बम भी बनाया जा सकता है। अब गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन होता है। ये जो आप एक रचना देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही सेंट्रीफ्यूज है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है और सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है और घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर होता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर वेपन ग्रेड यूरेनियम बनता है और एक परमाणु बम के लिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती है और ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम मौजूद है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अरब सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूएस मरीन कमांडोज का जहाज MV ब्लू स्टार 3 पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है कि अरब सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां यूएस मरीन कमांडोज का जहाज MV ब्लू स्टार 3 पर एक्शन हुआ है। शक के आधार पर अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाश ली। जहाज पर नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताया गया और जांच के बाद जहाज को हालांकि रवाना कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे जहाज उनकी तरफ से रोके गए थे। अब ऐसे में अरब सागर में अमेरिकी सेना ने एक और जहाज को रोक दिया, ये पता करने के लिए कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी जो कि अमेरिका के हिसाब से इलीगल है वो तो नहीं की जा रही है। और इसी शक में उन्होंने रोक दिया। अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाश ली। तलाशी करने के बाद नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताने के बाद जब जांच कर ली, जब उन्हें हो गया कि नहीं इसके साथ कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि इलीगल हो सकता, तो उसके बाद उन्होंने उस जहाज को जाने दिया है। आपको याद होगा कि टुस्का को इसी भ्रम के चलते उन्होंने अपने पास रख लिया था, अगवा कर लिया था, एक तरीके से उस पर अपना अधिकार जता दिया था और चीन ने इसे लेकर के खूब खरी खोटी सुनाई थी अमेरिका को कि आखिरकार चीन से ईरान जा रहे जहाज को रोकने की हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की। हालांकि अमेरिका ने यह कहा था कि ये ईरान का जहाज है, इसलिए हम इसे यहां से नहीं गुजरने देंगे और नाकेबंदी की वजह से यहां से जहाजों का, खास तौर पर ईरान के जहाजों का गुजरना बंद है। अब ईरान की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 2 महीने तक उत्पादन और स्टोरेज जारी रख सकता है ईरान, जबकि पश्चिमी मीडिया इसी पर यह कह रही थी स्टोरेज क्षमता को लेकर के कि ईरान के पास 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता बची हुई है। लेकिन IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी अलग दावा कर रही है, जो ये कह रही है कि 2 महीने तक उत्पादन और स्टोरेज जारी रखा जा सकता है ईरान की तरफ से। यानी आप ये समझ लीजिए कि ईरान अगर आज भी युद्ध शुरू हुआ तो 2 महीने तक इस युद्ध को और जारी रखेगा ताकि हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटवा सके और उसके बाद अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। अमेरिका बार बार उसके ऊपर ये प्रेशर बना करके बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास स्टोरेज पावर खत्म हो चुकी है, आपके पास से 12 से 22 दिन की स्टोरेज पावर बची हुई है, तो आप जल्द से जल्द ब्लॉकेड हटाने के लिए अमेरिका की शर्तों पर राजी हो जाइए और इस पूरे युद्ध विराम पर सीधे सीधे फुल स्टॉप लगवा दीजिए। ये जो कुछ वक्त का युद्ध विराम हुआ है उसे हमेशा के लिए युद्ध विराम में तब्दील कर दीजिए। लेकिन IRGC से संबंधित जो न्यूज एजेंसी है उसके दावे के अनुसार 2 महीने तक अगर उत्पादन यानी प्रोडक्शन और स्टोरेज जारी रह सकता है तो ईरान अभी भी ब्लॉकेड के मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एक तस्वीर आई अरब सागर से, जहां पर यूएस मरीन कमांडोज ने MV ब्लू स्टार 3 पर एक्शन लिया। शक के आधार पर अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाशी ली और जहाज पर नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताया। हालांकि जांच की और उसके बाद जहाज को वहां से रवाना कर दिया है। अभी भी दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अब उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है। सवाल ये उठा है कि क्या इस बार उनके दावे में कोई दम है, क्योंकि अगर ये सही है तो यकीनन जंग जल्द ही थम सकती है और अगर ये दावा गलत हो गया तो ईरान का गुस्सा भड़क सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ने अब नया क्या दावा कर दिया है।
अमेरिका और ईरान की तोपें भले ही फिलहाल खामोश हैं, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं ईरान अमेरिका के दावों पर सवाल खड़े करते हुए बहुत बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की स्थिति बहुत खराब है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से अपने बंदरगाहों पर लगी रोक हटाने की मांग की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान की ओर से गुजारिश किए जाने का दावा तो किया, लेकिन इस बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं दी। उन्होंने संकेत दिए कि ईरान की नेतृत्व व्यवस्था में अंदरूनी मतभेद है और ये साफ नहीं है कि वहां असल में फैसला ले कौन रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बयान ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि उसे अमेरिका की शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार किया जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान लंबे समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी ईरान की परमाणु क्षमता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने कुछ दिन पहले ही मध्यस्थों के जरिए जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है, उसमें पहले हॉर्मुज खोलने और अंतिम चरण में परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने की बात कही गई है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के हॉर्मुज पर नाकाबंदी अगर 13 दिन और जारी रही तो ईरान को तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं, और अगर एक बार 72 घंटों से ज्यादा वक्त तक तेल के कुएं बंद किए गए तो उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित होगा। खबरों के मुताबिक किसी डर की वजह से ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान का तेल का कारोबार तो प्रभावित हो ही रहा है। ईरान आने और जाने वाले अनाज और दूसरे सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। आशंका है कि अगर यही स्थिति रही तो ईरान में जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं। अमेरिका नाकाबंदी के बीच चीन और रूस से मदद आना मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल ट्रंप के दावे पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ईरान पर दबाव काफी है, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से उसका तेल का कारोबार काफी हद तक प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टेली। किया गया है ईरान के उप रक्षा मंत्री की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि किर्गिस्तान में रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक में वो मौजूद थे। उनकी तरफ से यह दावा किया गया है। अमेरिका को लेकर के ईरान बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहा है कि बैठक में दूसरों पर अपनी नीतियां थोपने की स्थिति में नहीं है यूएस। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि ईरानी जनता और सेना ने मजबूती से इसका सामना किया, यानी यूएस के द्वारा बनाई गई सिचुएशन का। अमेरिका को अपनी अवैध और फिजूल मांगे छोड़नी होगी। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है। किर्गिस्तान में एक बड़ी मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्रियों की, और ऐसे में ईरान के उप रक्षा मंत्री की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक में यह दावा है कि दूसरों पर अपनी नीतियां थोपने की स्थिति में अमेरिका कतई नजर नहीं आ रहा है। ईरानी जनता और सेना ने मजबूती से सामना किया। अमेरिका को अपनी अवैध और फिजूल मांगे छोड़नी होगी, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। तो ये अगर वो भाप चुका है ईरान अमेरिका के संदर्भ में, तो अब वो नहीं झुकने वाला है। अमेरिका कितनी भी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कोशिशें कर ले कि वो ईरान को झुका देगा, लेकिन ईरान को अगर ये बात पता चल चुकी है कि अमेरिका दूसरों पर अपनी नीतियां थोपने की स्थिति में कतई नहीं है, तो ये तय माना जाए कि ईरान अब किसी की भी कोई शर्त को नहीं मानने वाला है, बल्कि वो एक अच्छे नेगोशिएटर की भूमिका में रहेगा और अपनी तमाम शर्तों को मनवा करके रहने वाला है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी जनता नाराज नजर आ रही है। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना पूरी दुनिया में दिखा रहे थे, अपनी जनता को दिखा रहे थे, वही जनता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। 64%, 64% तक ट्रंप की जिस अप्रूवल रेटिंग पहुंच चुकी है, उन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के कामकाज से जनता खुश नजर नहीं आ रही है, अमेरिकी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए अप्रूवल रेटिंग लगातार डोनाल्ड ट्रंप की गिरते जा रही है और उन्हें इतिहास में एक ऐसा राष्ट्रपति करार दिया जा रहा है जिसे जनता ने कभी इस तरीके से नहीं नकारा है जैसा कि अब नकारा गया है। ईरान ये जान चुका है कि अमेरिका किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अपनी शर्तों के साथ पाबंद करने वाली स्थिति में अब नहीं रहा है, और कई सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पेंटागन के पास, अमेरिका के पास हथियारों की जखीरे की कमी आ चुकी है। ईरान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि अमेरिका किसी को भी शर्तों को मानने के लिए पाबंद नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप
इतिहास के ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जहां उनकी ही जनता ने उनको नकार दिया है। उनकी अप्रूवल रेटिंग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है और ये गिरावट 64% तक जा पहुंची, यानी 64% लोग अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को नकार चुके हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर के सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप अब वहां पर बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तक बढ़ने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग में लगातार गिरावट आती जा रही है। लोग उन्हें और उनकी नीतियों को नापसंद करते जा रहे हैं और ये सब कुछ ईरान से जंग की वजह से ही शुरू हुआ है। जब तक ईरान के साथ जंग शुरू नहीं हुई थी तब तक ये अप्रूवल रेटिंग सही थी, ठीक ठाक थी, लेकिन अब ये गिरते 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 64% पहुंच गई है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ, दुनिया भर में अमेरिका की साख गिरी और अब अमेरिका के अंदर भी हालात खराब होते दिख रहे हैं। खबर है कि एक बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अधिकारियों पर भड़क गए, लेकिन वो क्यों भड़क गए जरा वो आप जानिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए। ईरान में 12,000 से ज्यादा जगहों पर बम गिराए गए, मिसाइलों की बारिश की गई। हालात ऐसे हो गए कि अगर आज से भी रीबिल्डिंग का काम शुरू हो तो भी उसे पूरा होने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। ईरान में भले ही तबाही का मंजर बिखरा है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान ने अपनी खास रणनीति पर चलते हुए अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका की अरबों की मिसाइलें बर्बाद कर दी। अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस के साथ ही अरब देशों और इजराइल की सुरक्षा में तैनात मिसाइलें खत्म होने की कगार तक पहुंच गईं। हालात ऐसे हैं कि ये जंग अमेरिका की जेब पर बहुत भारी पड़ी है। अमेरिका को हुए इस नुकसान का असर अब सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल पर भी दिखने लगा है। खबरों की माने तो ट्रंप की मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वांस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पेंटागन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि वांस ने पेंटागन पर युद्ध को लेकर सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान को लेकर वॉशिंगटन में सिचुएशन रूम की बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वांस पेंटागन पर भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर पेंटागन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। वैंस ने कहा कि पेंटागन राष्ट्रपति को पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे युद्ध को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। खबरों के मुताबिक बैठक में वांस ने ट्रंप से कहा कि अमेरिकी सेना के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर चीन और नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान युद्ध से परेशान हो गए हैं। अमेरिका को शीत युद्ध की तरह लंबी लड़ाई में फंसने का डर है, क्योंकि ईरान उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता है जिस पर ट्रंप समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने अपने एक सलाहकार से कहा है कि ईरान वाले सिर्फ बम चलाना जानते हैं, उन्हें समझौते से कोई मतलब नहीं है। साफ है कि ईरान का दबाव अब ट्रंप प्रशासन पर साफ दिखने लगा है। अब तक कई अधिकारी या तो एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर किए जा चुके हैं या वो खुद ही बाहर जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वांस और पेंटागन के बीच तीखी बहस इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है।
चलिए अब आपको ये बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिरकार ईरान ने कौन कौन सा नुकसान अमेरिका का कर दिया है। ईरानी हमले में अगर बात की जाए सैनिकों की मौत की, तो 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। 500 यूएस सैनिकों को मारने का दावा हालांकि ईरान की तरफ से किया जाता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से यह आंकड़ा अलग पेश है। दूसरी तरफ KC-135 ईंधन भरने वाला विमान तबाह हो गया था। यूएस नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय तबाह कर दिया गया। इसके साथ साथ कई एयरक्राफ्ट ईरानी हमले में तबाह हो गए। मिसाइल और एयर डिफेंस की कमी, 850 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल इस दौरान कर लिया गया। अमेरिका के पास मिसाइलों की भारी कमी देखने को मिल रही है और इसी बात को लेकर के जब मीटिंग चल रही थी तो जेडी वेंस नाराज हो जाते हैं पेंटागन पर, रक्षा मंत्रालय पर, कि आखिरकार आप लोग सच क्यों नहीं बताते कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी आ चुकी है। इसके साथ साथ पैट्रियट थर्ड डिफेंस सिस्टम की 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। इराक, सीरिया, कुवैत में यूएस ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले करते जा रहा था। ईरानी हमले में कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है और मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो 11 से ज्यादा अमेरिका के बेस को तबाह कर दिया गया है। यह आंकड़ा भी ईरान की तरफ से पेश किया गया था। नाकेबंदी को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप के सेना को निर्देश है। पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि लंबी अवधि की नाकेबंदी की तैयारी कर ली जाए, ऐसे निर्देश डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए। यानी हॉर्मुज में नाकेबंदी को और ज्यादा वक्त तक बढ़ाने के निर्देश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिए गए हैं। वो इस मुद्दे को खत्म करना दरअसल चाहते ही नहीं। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नहीं बनी तो हॉर्मुज पर अपना अधिकार जता करके अमेरिका अपनी शर्तों को मनवाने का प्रयास जरूर कर रहा है और अगर वो शर्त ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका को इससे भी कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका को हॉर्मुज के माध्यम से सीधे सीधे एशियन कंट्रीज में घुसने का एक रास्ता मिल जाएगा। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि नाकेबंदी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इस समय सीमा को और ज्यादा बढ़ाया जाए। ईरान के एयरफोर्स ने कुवैत में भारी तबाही मचाई हुई है, यह भी जानकारी मिल रही है। हालांकि हमले में पुराने F-5 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया, यह भी बताया गया। तो ईरान उन तमाम जगहों पर हमला कर रहा है जहां पर अमेरिका के बेसिस है। हमले में पुराने F-5 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल हुआ। कुवैत में एयरबेस पर यह हमला किया गया था, यह भी जानकारी मिली है। इसके साथ साथ ईरान के हमले की AI तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि आखिरकार किस तरीके से उसने कुवैत में ईरान ने हमला किया था। हालांकि ये हमला तमाम जो किया जा रहा है उसके संदर्भ में ये कहा जाता है ईरान की तरफ से कि उसने ये हमला उन जगहों पर किया है जहां पर अमेरिका के एयरबेस है। अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं F-5 जिसकी मैं बात कर रही थी कि F-5 का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। हमले में ये पुराना लड़ाकू विमान वो इस्तेमाल कर रहे हैं कुवैत में। ये तस्वीरें हैं ईरान एयरफोर्स की कि उन्होंने कुवैत में एयरबेस पर जो हमला किया किस तरीके से किया है। सीधे जाकर के वहां पर ब्लास्ट करने के लिए एक पुराने जहाज का सहारा लिया गया और उसे जाकर के वहीं पर ब्लास्ट कर दिया गया। उसके बाद घबराए हुए यूएस आर्मी के सैनिकों को भी दिखा दिया गया है। हालांकि ये सब कुछ AI की तरफ से दिखाया गया है। F-15 का जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। यहाँ पर ये इस तरीके से ब्लास्ट करके नीचे जाकर के गिरते हैं और इसके साथ साथ कुवैत में एयरबेस पर हमला करके वहां पर सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें अभी भी धीरे धीरे करके जारी की जा रही है। किसकी तरफ से जारी की जा रही है? ईरान की तरफ से, ये बताने के लिए, अमेरिका को ये याद दिलाने के लिए दरअसल कि अमेरिका जरा सोच ले, विचार कर ले कि ईरान ने उन हथियारों का इस्तेमाल किया है जिसे कभी किसी ने आउटडेटेड कह दिया था, जिसे कभी किसी ने ये कह दिया था कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये तस्वीरें अभी भी ताजा करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के जहन में कि अगर आप शर्तें लगा रहे हो तो जरा रुक जाओ, क्योंकि आपका हमने वो हश्र किया है कि आपके पास हथियारों के जखीरे की कमी पड़ गई सुपर पावर के पास। अब आपको बताते हैं ईरान के उस बूढ़े शेर के बारे में जिसने अमेरिका के आधुनिक फाइटर जेट्स को धूल चटा दी है। अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को बहुत आसान समझा। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का पलटवार कितना घातक हो सकता है। ईरान की खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन ने ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसकी बड़ी वजह रही है कि ईरान ने अपनी तकनीक को अपने हिसाब से विकसित किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक F-5 फाइटर जेट्स
से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तार-तार कर दिया और कुवैत में मौजूद अहम ठिकाने को तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जिस F-5 फाइटर जेट से कुवैत के सैन्य बेस पर अटैक किया वो करीब 65 साल पुराना है। खास बात ये कि अमेरिका ने इसे तत्कालीन ईरानी शासन को सौंपा था जब उनके रिश्ते बेहतर थे। पश्चिमी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हुए नुकसान को लेकर ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया में आई खबरों के कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की जांच कांग्रेस के सहयोगियों और अमेरिकी अधिकारियों के बयान के आधार पर ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए। बताया गया कि अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने मध्य पूर्व में 11 अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें सऊदी अरब और कतर भी शामिल है। AEI का अनुमान है कि ईरान ने अपने जवाबी हमलों में $5 अरब से कहीं ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। पेंटागन ने 13 सैनिकों के मारे जाने और करीब 4000 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों में मौजूद 11 अमेरिकी और मेजबान देशों के बेस पर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इनमें बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना का नर्व सेंटर, कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस, कैंप आरिफजान, कैंप बुहेरिंग और शुएबा पोर्ट पर हमला किया। इसके अलावा UAE के अल धाफरा एयरबेस और अल रुवाइस मिलिट्री बेस पर, कतर के अल उदीद एयरबेस पर, इराक के एरबिल मिलिट्री बेस पर, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर और जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर हमले किए। खबरों के मुताबिक बहरीन में मौजूद नेवी के मुख्यालय की मुख्य इमारत और दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा। कतर के अल उदीद एयरबेस का रनवे नष्ट हो गया। कुवैत और UAE में कई हैंगर तबाह हो गए। इनके अलावा कम से कम 2 एयर डिफेंस सिस्टम, कई दर्जनों विमान और हाई एंड रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सैन्य संपत्ति को नुकसान को लेकर ही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए। दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मारे गए या घायल हुए सैनिकों के सही आंकड़े भी पेश नहीं किए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने निजी सैटेलाइट कंपनियों से अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें जारी नहीं करने को कहा। हम जिस ईरानी जेट्स की बात कर रहे हैं, जो अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं AI, वो ईरान का F-5 फाइटर जेट है जिसके जरिए ईरान ने अमेरिका के बेस पर हमला किया है। ईरान को F-5 फाइटर जेट 1970 के दशक में मिला था। उसके बारे में अब आपको जरा जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार वो क्या है। तो F-5 का फॉर्मूला सीधा निशाना, लो एल्टीट्यूड अटैक, रडार फेल हो गया, बेहद कम ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही है, रडार की पकड़ से ये बाहर रहता है, रडार पर जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। इस वजह से ये बड़ा हमला उनकी तरफ से कारगर साबित हुआ। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को ये चकमा देने में पूरी तरीके से कारगर है, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका के धरे के धरे रह गए, वो भी किसी काम के नहीं रहे। टेरेन का इस्तेमाल करके ये चिप करके मूवमेंट करता है। एक पुराने विमान F-5 से F-15 अमेरिका के, उसे इसने धराशायी कर दिया है कुवैत के एयरबेस पर। और ये मल्टी लेयर डिफेंस में ईरान ने सेंध लगाई है सीधे सीधे। इसीलिए मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो 11 अमेरिकी एयरबेस बताए जाते हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है ईरान की तरफ से। इसी तरीके से उन्होंने अपने पुराने विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रडार क्षितिज की सीमा का उपयोग इनकी तरफ से किया जाता है, F-5 की तरफ से किया जाता है। बैटरी कवरेज के ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस रखा जाता है। इसके साथ क्लोज रेंज डिफेंस के बीच की दूरी भुनाई जाती है। तो ये तैयारियां हैं उसकी तरफ से। और फिर अचानक से अगर हम बात करें कि सरप्राइज स्ट्राइक कैसे रही है, अचानक कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोल दिया गया, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया गया, क्योंकि ये रडार सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। इसलिए अमेरिका भाप ही नहीं पाया कि उनके एयरबेस पर कोई हमला करने वाला है ईरान। इस तरीके से रडार से बच करके ईरानी जेट्स की वहां पर एंट्री हो गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हमला हुआ। एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का समय तक नहीं मिला। पैट्रियट इसीलिए फेल बताया जा रहा है। एयरबेस पर तेज अटैक हुआ, फिर तुरंत से वो एग्जिट हो गया। F-5 से F-15 को उन्होंने मार गिराया। F-5 का इस्तेमाल नॉर्थरोप F-5 का इस्तेमाल किया गया। शीत युद्ध का यह पुराना प्लेटफॉर्म है। पहले से इस तरीके की उन्हें तैयारियों की आदत थी। पुराना F-5 से नई मारक चाल, आधुनिक हथियारों से यह अपग्रेड बताया जाता है। रणनीति से तकनीक पर यह भारी पड़ जाता है। यानी इनकी जो रणनीति है रडार को चकमा देने की, उसकी वजह से ये अपने आप को और ज्यादा काबिल बना लेता है।
तो ईरान जंग के 60 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बर्बादी के बीच ईरान प्रतिरोध की मिसाल बनकर के उभरा है। सस्ते ड्रोन मिसाइलों से उसने इजराइल के शहरों, अमेरिकी ठिकानों, खाड़ी देशों के तेल सुविधाओं पर हमले किए। हॉर्मुज बंद करने से वैश्विक तेल कीमतें 100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। बर्बाद होने के बावजूद ईरान ने दिखा दिया कि एक छोटा सा देश भी महाशक्ति को महंगा युद्ध थोप सकता है। कुल मिलाकर के जंग में अमेरिका को ऐसा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। ईरान जंग में आखिरकार अमेरिका को किस तरीके से नुकसान पहुंचा और ईरान जंग में क्या क्या हुआ है वो आपको बताती हूँ। अमेरिका इजराइल का मकसद इसकी वजह से अधूरा रह गया। रिजीम चेंज करने वाला सपना, परमाणु हथियार ना बना पाए ईरान, ये वाला सपना यानी एनरिच्ड यूरेनियम को और एनरिच्ड ना कर पाए, ये वाला सपना उनका अधूरा रह गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हालांकि क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन बावजूद इसके 440 किलोग्राम यूरेनियम कहां है वो ढूंढ नहीं पाए आज तक। यूएस का अकेले $70 अरब से ज्यादा इस पर खर्च आ गया। ईरान युद्ध अमेरिका को बहुत महंगा साबित हो रहा है। हजारों टॉमहॉक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स इस दौरान दाग दी गई है। इसीलिए जेडी वेंस नाराज हो गए पेंटागन पर कि आधे से ज्यादा जखीरा तो खत्म हो चुका है, तो इस बात को बताइए ईरान की मिसाइल क्षमता को नुकसान पहुंचा है। ये दावे थे, लेकिन फिर उसी दावे को पश्चिमी मीडिया ने कहा कि अभी भी उनके पास 70% मिसाइल क्षमता है ईरान के पास। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट से वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ी है। ये हुआ है क्योंकि अमेरिका वहां पर नाकेबंदी करके बैठा हुआ है, वहां से जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है। इसकी वजह से ईरान को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। एशिया, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई है। सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की साख को लगा है। अमेरिका की साख को सबसे बड़ा धक्का इसकी वजह से लगा है। नो किंग्स जैसे मूवमेंट वहां पर चल रहे हैं। महाशक्ति के हमले के बावजूद ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं और यही सुपर पावर के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। जिसे ये लगा था कि वो ईरान को झुका लेगा, ईरान ने टस से मस न होने की कसम खा ली। अमेरिका अब अकेले युद्ध जीतने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि हथियारों का जखीरा तो वो इस 45 दिन के युद्ध में लुटा चुके हैं। बाकी दिन से सीज फायर है। क्वाड और नेटो सहयोगी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। नेटो से कोई आगे नहीं आया, क्वाड से कोई आगे नहीं आया। सबने यही कह दिया कि अमेरिका की लड़ाई है, अमेरिका खुद देख ले। यूरोपीय देशों ने ट्रंप को ईरान में अकेला छोड़ दिया है और इसे लेकर के बार बार डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट देखने को मिलती है। इन सबके बीच में ब्रिक्स और बहुध्रुवीय दुनिया की ताकत बढ़ गई है। ब्रिक्स कंट्री यानी एशियन कंट्रीज, उनकी ये ताकत इस दौरान जरूर बढ़ गई है। हर कोई चीन और रशिया की तरफ आंख करके बैठा हुआ है कि किसी तरीके से अमेरिका और साथ साथ ईरान की वो बातचीत करवा दे। अब आइए आपको ईरान की मिसाइल पावर के बारे में जरा बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिसकी स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 1400 किलोमीटर है और इसकी खासियत यह है कि ये बीच में दिशा बदलने में सक्षम है। बंकर और मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 700 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और मोबाइल लॉन्चर से भी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये रडार से बचकर के तेजी से मूव करती है और ऐसे ही चकमा देकर के अमेरिका के एयरबेस को तबाह करते रही। शायद 136 जो ड्रोन मिसाइल है उनका 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है और 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी है। ये झुंड में हमला करने में माहिर होते हैं और दुश्मन की डिफेंस को चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम। इसके बाद आता है शाहाब 3 मिसाइल, जिसकी स्पीड 8600 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर। खासियत यह है कि ये क्लस्टर वॉरहेड लेकर के अपने साथ जा सकती है, यानी एक बार में इतने सारे बम एक जगह पर ड्रॉप ये कर सकती है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इसका इस्तेमाल करके इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान इनकी तरफ से पहुंचाया गया। मोबाइल लॉन्चर इसमें भी इस्तेमाल होता है और इसे छिपाना आसान होता है, सबसे बड़ी खासियत यह है। इसके बाद आती है खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी स्पीड 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कोई सोच भी पाए उसके पहले ही ये पलक झपकाते सब कुछ बर्बाद कर चुकी होती है। इसकी मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर है। ये मल्टीपल वॉरहेड यानी एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी पेलोड को ले जाने में सक्षम है। अब सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको पर बड़ी जानकारी ये है कि अगले महीने एलपीजी का शिपमेंट वहां से रोक सकती है कंपनी। अरामको पर एक बड़ा हमला किया गया था ईरान की तरफ से। ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है, तब ये कहा गया था लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे अरामको को वापस से रिपेयर करने में, उसकी एक पूरी यूनिट को बंद करना पड़ गया था। अब कहा यह जा रहा है कि अगले महीने एलपीजी का शिपमेंट कंपनी की तरफ से रोका जा सकता है और फरवरी में ही कंपनी के मुख्य निर्यात केंद्र को नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया था ताकि उसे वापस से मरम्मत में रखा जा सके।
लेकिन अगर अगले महीने से एलपीजी का शिपमेंट रुक जाएगा तो तमाम देशों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना इसकी वजह से करना पड़ सकता है, क्योंकि आरामको, सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू रखती है। कई बार ये अच्छी कंपनियों को पछाड़ करके नंबर 1 पर रह चुकी है। अब आरामको को अगर ये इतना बड़ा नुकसान हो गया कि एलपीजी शिपमेंट रुक सकती है तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली है। दूसरी खबर ये कि ईरान के अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देखने को मिली। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद आखरमिनियाज का दावा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग के दौरान कई उपकरणों का उत्पादन हमने कर लिया है, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया है। एक दिन उपकरण का उत्पादन और अगले दिन उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। अगर ईरानी सेना इतनी ताकत रखती है कि पहले दिन उसने उसका प्रोडक्शन किया और दूसरे दिन उसका इस्तेमाल कर लिया, तो अमेरिका चाह करके भी ईरान को नहीं हरा सकता है। यहाँ के जो ईरानी सेना के प्रवक्ता है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद आक्रमिनिया, उनका यह दावा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग के दौरान कई ऐसे उपकरण हैं जिन्हें बना लिया गया है। एक दिन में उन्हें बनाया, दूसरे दिन में उसका इस्तेमाल भी कर लिया है। अमेरिका बहुत अच्छे से ईरान की इस ताकत को भाप चुका है, इसीलिए वो इस बात पर डटा हुआ है कि किसी तरीके से युद्ध विराम हो जाए। हाँ, वो अपनी शर्तों पर सब कुछ मनवाना चाहता है, क्योंकि दुनिया के सामने ये मैसेज नहीं देना चाहता है कि सुपर पावर झुक गया है, सुपर पावर का ईगो हर्ट हो गया है। और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से ईरान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुके हैं, तो अपने देश में भी उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का यही हाल किया हुआ है। अप्रूवल रेटिंग उनकी लगातार गिरते जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और प्रदर्शन लगातार अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एलपीजी को लेकर के जानकारी यह है कि अगले महीने से शिपमेंट रुक जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू किया, लेकिन इस रास्ते पर ईरान के पड़ोसी मुल्क ओमान का भी हक है। लिहाजा खबर है कि ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज के संबंध में एक प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका और ईरान जंग के दौरान हॉर्मुज बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। कई देशों में तेल और गैस की किल्लत शुरू हो गई। जंग के दौरान ही ईरान को हॉर्मुज के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिला। उसने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का ऐलान किया और टोल नहीं देने वाले जहाजों पर हमले तक किए। चूंकि हॉर्मुज के एक कोने पर ईरान है और दूसरे कोने पर ओमान, लिहाजा इस रास्ते पर दोनों ही देशों का बराबर हक है। खबर है कि ईरान और ओमान ने हॉर्मुज को लेकर एक सीक्रेट डील कर ली है। हालांकि डील में क्या है, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ईरान और ओमान हॉर्मुज के तटीय देश है। ऐसे में दोनों देशों के बीच समझौते काफी अहम माने जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि ओमान के साथ डील को लेकर कुछ बातों पर सहमति बन गई। खबरों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान के दौरे के दौरान ये डील की। हालांकि अरागची ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसके संकेत भी दिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर न तो ईरान ने डील को लेकर कुछ कहा और न ही ओमान ने, लेकिन माना जा रहा है कि ये डील हॉर्मुज को लेकर हुई। ईरान की ओर से ओमान को हॉर्मुज के प्रबंधन को लेकर प्रस्ताव दिया गया। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों का सुरक्षित संचालन ही उसका मकसद है। हॉर्मुज स्ट्रेट की चौड़ाई करीब 34 किलोमीटर है। ये ईरान और ओमान के बीच मौजूद है। खबर है कि इस जंग में ईरान ने हॉर्मुज के नीचे तकरीबन 34,000 किलो तक बारूद बिछा दिए, जिसके कारण ये रास्ता कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते पर टोल लेने का फैसला किया।
ईरानी संसद ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी और टोल वसूलना भी शुरू कर दिया। हालांकि ओमान इससे सहमत नहीं है। ओमान का मानना है कि किसी भी प्राकृतिक रास्ते से टोल नहीं वसूला जा सकता। उधर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हॉर्मूज में टोल की व्यवस्था शुरू होती है तो इसका नुकसान खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा हमेशा से करता रहा है। उसने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना इन सबके बीच में शुरू कर दिया। अब आइए आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ईरान किस आधार पर ऐसा दावा कर रहा है। दरअसल हॉर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है। हॉर्मुज की जो सामान्य तौर पर चौड़ाई है वो करीब 50 से 55 किलोमीटर बताई जाती है। सक्रिय जगह पर हॉर्मुज की चौड़ाई ये घट करके 33 किलोमीटर हो जाती है और हॉर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगह समुद्री दूरी 24 समुद्री माइल से भी कम है और 24 समुद्री माइल से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू हो जाता है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का पूरा हक है और समूचे हॉर्मुज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल ईरान की तरफ से किया जा रहा था। ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा जता रहा है। हालांकि उसने शुरुआत में यह कहा था कि वो ओमान को इसका आधा हिस्सा देगा, यानी वहां से जो टोल वसूलेगा उसका आधा हिस्सा देगा, लेकिन ओमान की तरफ से इनकार कर दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें किसी भी टोल की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के काफी विवाद है। खबर है कि हॉर्मुज को लेकर के ईरान और ओमान के बीच में डील हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। जब अब्बास अराक्ची ओमान की यात्रा पर थे, मस्कट में मौजूद थे, उस दौरान जब उन्होंने वहां के किंग से मुलाकात की थी, तब माना जा रहा है कि ये डील हो गई है। हॉर्मुज को लेकर के ईरान का उसके पड़ोसी देशों ओमान और यूएई के साथ क्या क्या विवाद है, अब जरा आपको वो समझा देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है। ये मुसंदम प्रायद्वीप भी इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करता है। हॉर्मुज के मुहाने पर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं। हॉर्मुज के मुहाने पर ही है ये हॉर्मुज, उसके मुहाने पर ये द्वीप ओमान की मुख्य भूमि से अलग है। ये मुसंदम प्रायद्वीप ये ओमान के साथ नहीं आता है। मुसंदम तट से 12 समुद्री माइल करीब 22 किलोमीटर तक ओमान का अधिकार यहाँ से शुरू हो जाता है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए सबसे गहरा समंदर है ओमान की सीमा में। इसके साथ कानूनी तौर पर ओमान के पानी से जहाज गुजरते हैं, यह भी बताया गया। ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान से समझौता कर लिया है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर दूरी मात्र 24 समुद्री माइल से रह जाती है और यहीं पर उनका मीडियन लाइन वाला सिद्धांत लागू हो जाता है। इसके तहत समंदर में एक रेखा खींची गई है और ईरान और ओमान को अपने अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का हक मिल जाता है। यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है उसकी वजह से एक तरफ ओमान और एक तरफ ईरान अपना हक रखता है। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने से ईरान और ओमान नहीं रोक सकते हैं। इसके साथ अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन पर इंटरनेशनल लॉ लागू हो जाएंगे। हालांकि खुद को हॉर्मुज का गेट कीपर ओमान और यूएई भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान इसके ऊपर अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रहा है, बल्कि ओमान और यूएई भी यही करता है। यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है। इस वजह से यूएई का तो एक अधिकार हट जाता है, लेकिन ओमान और ईरान का अधिकार वहां पर हो जाता है। ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा मिलती है। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनाब और लेसर चुनाब द्वीपों को लेकर के काफी विवाद पहले से चला आ रहा है। ये पूरी सीमा 3 देशों के बीच में बटी हुई है, जिसकी वजह से इनका विवाद पहले से ही है। अबू मूसा, ग्रेटर चुनाब और लेसर चुनाब द्वीपों पर फिलहाल ईरान ने कब्जा कर लिया है। ईरान का वहां पर कब्जा है। अब इसी आधार पर ईरान ये कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होना चाहिए और इसलिए वो यहाँ से टोल वसूली कर रहा है। एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि इजराइल के हमलों से लेबनान में भारी तबाही देखने को मिली है। दक्षिणी लेबनान में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हमलों से कई इमारतों को नुकसान हुआ है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं उसमें आप मलबे की तस्वीरें भी देख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान का हाल आखिरकार यही हो गया है। दक्षिणी लेबनान पूरी तरीके से उजाड़ हो चुका है। वहां पर कभी कोई बसावट थी ये तक कह पाना मुश्किल हो गया है। ये मुश्किल इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ बार बार इजराइल की तरफ से बड़े बड़े हमले किए गए और उनका कहना यह है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का सबसे ज्यादा प्रभाव है और हम उन्हें ही निशाना बनाने के लिए ये हमले कर रहे हैं। शुरुआत में आपको याद होगा
जब हमने आपको विस्फोट में ये खबर दिखाई थी कि दक्षिणी लेबनान को खाली करने की चेतावनी इजरायली डिफेंस फोर्स और इजराइल की तरफ से कर दी गई थी। इजराइल की तरफ से कहा गया था कि जो वहां पर लोग हैं वो यहां से चले जाएं क्योंकि हम एक बड़ा हमला करने वाले हैं। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग उस जगह को छोड़ करके दक्षिण लेबनान को छोड़ करके गए थे और उसके बाद एक के बाद एक जो हमले हुए हैं वो अभी तक वहां पर इसी तरीके से जारी है। इसी बीच एक और खबर है, हिजबुल्ला को लेकर के एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। अब क्या वो दावा किया गया है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हिजबुल्ला को लेकर के इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से ये दावा किया गया है। उनका कहना है कि हमने सुरंगों को तबाह कर दिया है, हिजबुल्ला की बड़ी सुरंगें हमारी तरफ से तबाह कर दी गई है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। हिजबुल्ला के कई आतंकी मारे गए हैं, ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स अभी भी वहां पर है। आईडीएफ हिजबुल्ला के ठिकानों पर अभी भी हमले कर रही है, ये भी नेतन्याहू की तरफ से बता दिया गया है। यानी उनका जो ऑपरेशन शुरू हुआ था हिजबुल्ला के खिलाफ वो अभी भी वहां पर चल रहा है और अभी भी जो बड़े हमले किए जा रहे हैं उसके तहत ये मान लीजिए कि दक्षिणी लेबनान खत्म हो चुका है। लेबनान के प्रधानमंत्री और साथ ही जब वॉशिंगटन डीसी में ये पूरी मुलाकात हुई थी इजरायली पीएम के बीच में, इजरायली डेलीगेशन के बीच में और लेबनानी डेलीगेशन के बीच में, तो ये कहा गया था कि सबसे पहले लेबनान पर हमले करना बंद कर दीजिए, उसके बाद ही इस स्थिति को टाला जा सकता है। लेकिन इजराइल ये कहता है कि वहां पर अभी भी हिजबुल्ला का कब्जा है और ऐसे में हम हमले बंद तो कर दें लेकिन हिजबुल्ला को आप निकाल करके बाहर कर दीजिए, जो लेबनान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्वाट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।